कनाडा एक विशाल सांस रोक लेने वाला देश अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अपनी सौम्यता के लिए जाना जाता है, अपनी सौम्यता के लिए जाना जाता है, शांतता के लिए जाना जाता है। उसको पुराने जंगलों, पुराने पेड़ों की ससरा सुनाई देती है। उसकी झीलों में हवा हौसलों की तरह कहानी चलाती है। पर कनाडा एक ऐसी कहानी जो कोई सुनना नहीं चाहता, बर्फ और खामोशी के नीचे दबी हुई एक ऐसी कहानी जिसे याद करना दर्द देता है। एक मास मर्डर की कहानी, गाकल परिवार की कहानी। एक सपना कनाडा की तरफ 1970 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने साउथ एशिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले। जो लोग वहां जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनमें से एक था कर्नैल सिंह गाकल। खबर सुनते ही उसके तुरंत एप्लीकेशन भर दी परिवार के साथ वहां जाने के लिए। इंडिया में कर्नैल की ज़िंदगी कंफर्टेबल थी। वो खेत में बहुत मेहनत करता था, फसल उगाता था, ज़मीन की देखभाल करता था, पर उसके दिल में एक बहुत दुख था जो हमेशा रहता था। वो स्कूल कभी नहीं जा पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे, अपनी बेटियों की बहुत अच्छी से देखभाल करे और उन्हें एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाए और उनके लिए बहुत बेहतर ज़िंदगी बना सके। और उसे यकीन था कि कनाडा में ये सब मुमकिन हो जाएगा। वहाँ के स्कूल बेहतर थे और उम्मीद करता कि उनकी बेटियाँ एक दिन यूनिवर्सिटी भी जाएंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी और बड़ी होंगी और अच्छी ज़िंदगियाँ बिताएंगी। कुछ ही दिनों में, महीनों में इमिग्रेशन पेपर्स आ गए, पर उस वक्त केवल एक टिकट के ही पैसे थे। कर्नैल ने खुद जाने का फैसला लिया कि पहले वो जाएगा, काम जमाएगा, घर बनाएगा और सब कुछ अच्छा हुआ तो बाकी परिवार को बुलाएगा। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो बीवी बच्चों को और बेटियों को भी बुला लेगा, ये मन में उसने सोचा। ब्रिटिश कोलंबिया में उसने अकेले मेहनत करनी शुरू कर दी। मेहनत के दिन थे। कर्नैल सिंह कनाडा में उतरा। कुछ नया था, सब कुछ अलग था। किस्मत में जान पहचान के लोगों की मदद भी मिली। शुरुआत में उसने वर्नन नाम के एक छोटे शहर में जाके काम भी मिला। पहला काम था फ्रूट बार से सेब और दूसरे फल तोड़ना। शुरुआत के दिन में वो कुछ बहुत मुश्किल लगने लगे। कर्नैल के परिवार को बहुत याद आती थी। वो अकेले उठता था, हर रात घर की याद में सोता था। मौसम ठंडा था, काम आसान नहीं था। कभी कभी रूल्स समझ नहीं आते थे। एक नए देश में चीज़ें कैसी होती हैं, ये सब सीखना पड़ता था। कई बार लगा सब कुछ छोड़ दो और वापस चले जाओ, पर वो नहीं गया। वो डटा रहा क्योंकि वो जानता था कि अगर वो क्यों यहाँ पर आया है, अपने परिवार की एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए। मेहनत रंग लाई। कर्नैल बहुत मेहनती इंसान था। 2 साल बाद उसने एक वुड फैक्ट्री में प्लानर मैकेनिक चलाने का काम शुरू कर दिया। साथ में खेतों में ब्लूबेरीज तोड़ने का पार्ट टाइम भी करता था। दिन रात काम करता, वो कमाता, ज़्यादातर हिस्सा बचाता। कुछ सालों में उसने एक अपना 3 मंजिला घर भी खरीद लिया और फिर उसने वो प्रोसेस शुरू किया जो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। अपनी बीवी और बच्चों को कनाडा बुला लिया। 1974 परिवार घर आ गया। डैरेन कौर, उसकी बीवी और बेटियां जसबीर कौर, राजविंदर कौर और बलविंदर कौर आखिर कनाडा पहुंच ही गए। कर्नैल एक लंबर मिल में काम करता था। वक्त के साथ एक बेहतर पोजीशन भी हो चुकी थी। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी और सेटल होती गई, उसने इंडिया में अपने प्यारों को भी बुला लिया। धीरे धीरे उसने अपने 2 भाइयों और एक बहन के परिवार को भी कनाडा बुलाया। उसका अपना परिवार भी बड़ा होता गया। 3 और बच्चे आए, एक और बेटी कुलविंदर कौर, 5वीं बेटी हरविंदर कौर और आखिर में एक बेटा जसपाल सिंह। 6 बच्चे, एक गर्मजोश और केयरिंग घर जहां पढ़ाई और एजुकेशन हमेशा सबसे ऊपर रखा गया। उस परिवार में 6 बच्चे और उनके सपने। बड़ी बेटी जसबीर ने सोशल वर्कर की पढ़ाई करी और पेमेंट सर्विस में काम करने लगी। राजविंदर ने डेंटल हाइजीन का कोर्स किया और एक डेंटल क्लिनिक में काम करने लगी। बलविंदर सिंह की फार्मेसी का करियर चुना और फार्मास्यूटिकल करने के बाद में कलंदर यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई करने लगी। दूसरा साल चल रहा है। हरविंदर सिंह हाई स्कूल के आखिरी साल में थी। बड़ी होशियार थी, मेहनत करती थी और कई स्कॉलरशिप जीत चुकी थी। उसका सपना था केमिकल इंजीनियर बनना। और सबसे छोटे और इकलौते बेटे जसबीर सिंह ग्रेड 9 में अभी पढ़ रहा था। सभी 6 बच्चे ऊर्जा से भरे थे, उम्मीद से भरे थे, अपनी अपनी राह पर अच्छे से आगे बढ़ रहे थे। बड़ी बेटियों की शादी की बारी कुछ साल और गुजरे। बड़ी बेटियों ने कि अच्छे जीवन साथी ढूंढने का वक्त आया। कर्नैल और डैरेन ने इसमें से कोई कसर नहीं छोड़ी, हर कदम सोच समझ के उठाया। पहली शादी जसबीर
की हुई उसकी शादी बलजीत सिंह चिरौन से हुई, जिन्हें सब रोजर बुलाते थे। जैसा मैंने पहले भी बताया, जसबीर क्या एक सोशल वर्कर थी। उसने 9 साल डोमेस्टिक अब्यूज़ का सामना करने वाली औरतों की मदद की थी। रोजर की भी एक अच्छी नौकरी थी। वो मस्तकी प्रिजन में करेक्शंस ऑफिसर का काम करता था। शादी के बाद जसबीर अबॉट्सफोर्ड, कनाडा का एक शांत शहर चली गई, जहां उसने अपना नया घर बनाया, नई ज़िंदगी की शुरुआत करी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। सब कुछ सालों में 3 बेटियों की माँ भी बन गई थी। पहले जुमा बेटियां आईं, जस्टिन और ब्रिटनी, फिर दोनों बाद में उनकी तीसरी बेटी कॉर्टनी भी आ गई। राजविंदर की शादी और एक गलत इंसान। 1994 में दूसरी बेटी राजविंदर की शादी का वक्त आया, जो 26 साल की थी। पंजाब में पंजाबी लड़के को चुना गया, एक अच्छे और इज्जतदार घर से। 28 साल का सुखविंदर विजय चहल, जिसे सब मार्क बुलाते थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। दोनों परिवार मिले, कई मुलाकातें हुई, बात बन गई। शादी ओकंगन सिख टेम्पल में हुई। करीब 400 मेहमान शामिल हुए। मार्क ने पहले भी बर्न बेस शहर में एक अपार्टमेंट खरीद रखा था। राजविंदर के घर से करीब 5-6 घंटे की दूरी पर था। शादी के बाद राजविंदर उसके साथ चली गई। दोनों की अच्छी जॉब्स थी, कमाइयाँ भी अच्छी हो रही थी। जब जैसा सब जानते हैं कि पैसा अकेले खुशी नहीं लाता। शादी की रात मार्क ने ज़्यादा ही पी ली थी। एक छोटी की बात पर उसने राजविंदर को थप्पड़ मार दिया। बहुत बुरे शब्द कहे। वो एक पल सिर्फ एक वार्निंग थी आने वाले दर्द की। अगले महीने में मार्क का बर्ताव और बुरा होता चला गया। उसने राजविंदर को लात भी मारी, मुक्के भी मारे, कुर्सियाँ उसकी तरफ फेंकी, पैरों को पकड़ के कमरे में घसीटा भी। राजविंदर के चेहरे और शरीर पे हमेशा निशान रहने लगे, उन चोटों के जो उसने मारे थे। खरोंचे दर्दनाक कहानियां कहती थी, दो बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी। मार्क ने सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं दी, वो अपनी जुबान से भी डराता था। अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो जान से मार दूंगा। वो बहुत जेलस था, राजविंदर पे पूरा कंट्रोल करना चाहता था। मार्क को पसंद नहीं था कि राजविंदर से कोई बात करे, बच्चों से भी नहीं। उसके सख्त रूल्स थे, पड़ोसियों से बात नहीं, दोस्त नहीं, घर का फ़ोन भी नहीं। राजविंदर उठा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती राजविंदर। आप पूछ सकते हैं कि एक समझदार औरत इतने दर्द क्यों सह रही है। इसका जवाब यह है, राजविंदर ऐसे परिवार में पली बसी थी जहां फैमिली वैल्यूज़ को बहुत मजबूत कहते थे। उसे लगता था कि परिवार की इज्जत बचाना उसकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की रिस्पेक्ट बचाना उसकी जिम्मेदारी है। तलाक और उससे आने वाले दाग से वो बहुत डरती थी। राजविंदर की हिम्मत एक दिन राजविंदर की हिम्मत बहुत जुटाई और एक छोटा बैग पैक किया और सीधे अपनी बड़ी बहन जसबीर के घर पहुंच गई। जसबीर, जो खुद डोमेस्टिक अब्यूज़ झेलने वाली औरतों के लिए मदद करती थी, राजविंदर को सपोर्ट दिया, ताकत दी, उम्मीद दी। राजविंदर 3 दिन वहाँ रही, फिर दोनों ने मिलकर माँ बाप को सच बताया। कर्नैल और डैरन राजविंदर की तकलीफ सुनकर बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने उसे ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उस पर भरोसा किया और प्यार के साथ उसे घर वापस ले आए। 5 जनवरी 1995 राजविंदर RCMP पुलिस स्टेशन गई और मार्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बाद में उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की और रिपोर्ट में मार्क का नाम ना डाला जाए, ये भी कहा। पुलिस ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली और कर्नैल और डैरेन की रातों की नींद उड़ी हुई थी। जबकि एक तरफ राजविंदर का सेपरेशन, तलाक का स्ट्रेस चल रहा था, दूसरी तरफ वो बलविंदर की शादी की तैयारी कर रहे थे, अपनी तीसरी बेटी। इस बार वो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल थे। किसी भी प्रपोजल पे हाँ कहने से पहले उन्होंने लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिशियल्स बातें सारी जानने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिटी में पूछताछ कर रहे थे। जो लड़का चुना वो एक इंजीनियर था, रेलवे डिपार्टमेंट में जुड़े एक अच्छे और इज्जतदार घर का था। दोनों परिवारों की मंजूरी के बाद उन्होंने तय किया कि शादी पहले 1 साल दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका दिया जाए, ताकि रिश्ता मजबूत हो, बुनियाद पर टिके और लंबा चले। शादी 6 जून 1996 के लिए तय हुई। उधर मार्क टूटता हुआ इंसान, जबकि गाखल परिवार आगे बढ़ रहा था।
मार्क की जिंदगी बिखर रही थी, वो कंट्रोल खो रहा था। एक बात तो बहुत ज़रूरी है कि राजविंदर से मिलने से पहले मार्क ने गन लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ था और उसे वो मिल भी गया था, पर उस वक्त उसने कोई वेपन नहीं खरीदा था। यह तब बदला जब उसकी शादी टूटी और उसकी नौकरी भी चली गई। मार्क ने यूएस से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी। कनाडा में ऐसी गन आम लोगों के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ पुलिस, कुछ सिक्योरिटी वर्कर्स या गन क्लब्स के मेंबर्स के पास ही ऐसे वेपन हो सकते थे। मार्क एक राइफल क्लब का मेंबर भी था, इसलिए बिना किसी रोक टोक के उसे वो गन मिल गई। बाद में उसकी जो हर रोज शूटिंग की रेंज पे प्रैक्टिस करने जाने लगा। राजविंदर को अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, और वो सच यही था। मार्क डरावनी फ़ोन कॉल्स करता, डेथ थ्रेट्स देता था। राजविंदर घबरा के आरसीएमपी पुलिस के पास फिर से गई और एक कंप्लेंट दर्ज कराई। इस बार भी उसने कहा कि मार्क को अरेस्ट मत करना, बस वार्न करना। पुलिस ने मार्क को घर जाकर वार्निंग दी। मार्क ने सब नकार दिया। मैंने कोई थ्रेट नहीं दिया है, मुझे केवल फंसाने की चाल चल रहे हैं। बिना किसी सबूत के पुलिस ने केस बंद कर दिया। उस वार्निंग ने मार्क को और गुस्सा दिला दिया। इसने मेरे घर को पुलिस तक भेज दी। राजविंदर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो जोर से चिल्लाया। 1995 में आखिर में मार्क ने चुपचाप अपनी दूसरी पिस्तौल भी खरीद ली थी। थ्रेट्स जारी रही। मार्क राजविंदर के माँ बाप को कॉल करता, चिल्लाता, महीनों तक उन्हें ब्लेम करता रहता था, और जनवरी 1995 तक डिवोर्स केस कोर्ट में भी चला गया था। दोनों के पास लॉयर्स थे। लॉयर के ऑफिस में एक मीटिंग भी हुई। राजविंदर और मार्क आमने सामने भी मिले। उस दिन मार्क को पता चला कि बलविंदर की शादी 6 जून 1996 को है। शादी के 2 दिन पहले मार्क का सफ़र कैसा रहा, उसने क्या क्या किया, ये हम जानेंगे। 4 जून 1996, जबकि 6 जून को शादी है, और 4 जून 1996 मार्क ने अपने कपड़े और दोनों गन्स को एक बैग में भरी, अपनी गाड़ी में बैठा, 4 घंटे की ड्राइव किया, एक एयरपोर्ट पे पहुंचा। वो एयरपोर्ट गाखिल परिवार से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे था। राजविंदर ने उसका परिवार का वर्णन में रहता था। एयरपोर्ट की पार्किंग में मार्क ने अपनी गाड़ी को छोड़ा और रेंटल काउंटर पे जाकर एक ग्रीन वैन को किराए पे लिया। वैन लेकर वो सीधे वर्णन की तरफ निकल गया, जहां उसने ग्लोबल होटल में 2 रातों के लिए एक कमरा बुक किया। ग्लोबल होटल गाखिल परिवार के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। अब तारीख थी 5 अप्रैल 1996। यह मेहंदी की सुबह थी। गाखिल परिवार का खुशी से माहौल था पूरा। एक दिन पहले ही लाइट्स और फ्लावर से घर से अंदर सजाया हुआ था। सुबह जल्दी ही कर्नल और डेरन ने सबको उठाया। घर में थे सब लोग, सभी परिवार और 6 बच्चे भी जो उस समय मौजूद थे। जसबीर, राजविंदर, बलविंदर, कुलविंदर, हरविंदर और जसपाल। जसबीर के पति रॉजर, उनकी 3 बेटियां, रॉजर की मां गुरमैल और दूसरे लोग भी आए हुए थे। शाम को मेहंदी और ढोलकी की महफिल थी। बहुत से दोस्त, करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल होने लगे थे। घर के सामने का यार्ड खूबसूरती से सजाया गया था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तैयारियां चल रही थीं। सुबह 10 बजे के आसपास कर्नल ने एक बकेट पानी की और स्पॉन्ज उठाया, बाहर निकले और अपनी गाड़ी धोने लगे। ये सुबह भी बिल्कुल आम जैसी थी, बाकी सुबहों की तरह। एक इवेंट था घर में। उस इवेंट से पहले की जो सारे परिवार के कामकाज होते हैं। सुबह 10:30 बजे कर्नल गाड़ी धोने में लगे थे। उन्होंने नोटिस कुछ नहीं किया कि पास में एक चुपचाप ग्रीन कलर की वैन आके रुकी। मार्क उस वैन से बाहर निकला। बिना किसी वार्निंग के उसने कर्नल पे गोली चला दी। कर्नल अपने ही घर के सामने जमीन पे गिर गया, बुरी तरह जख्मी हो गया। मार्क ने फिर गोली चलाई। इस बार घर की खिड़कियों पे थी। शीशे बड़े धमाके के साथ टूट गए। उसके बाद ठीक बाग मार्क सीधे अंदर चला गया। घर के अंदर 3 से 4 मिनट का कहर। जसबीर अपनी बेटियों के साथ सोफे पर बैठी थी। उसने कार्टून देख रहे थे बच्चे। राजविंदर और माँ डेरन भी उसी कमरे में थे। मार्क ने बिना सोचे, बिना रुके उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो एक कमरे में दूसरे कमरे में जाता। दोनों गन से बार बार परिवार के सदस्यों पर। उस भयानक हमले के बाद सब कुछ खामोश हो गया। मार्क शांति से घर से बाहर निकला, वैन में बैठा और चला गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त बहुत हैरान करने और परेशान करके पड़ोसियों ने 911 पे डायल किया। कुछ ही मिनटों में आरसीएमपी के ऑफिसर्स वहां पहुंच गए। सबसे पहले जो दिखा, कर्नल का शरीर गाड़ी के पास जमीन पर
खून ड्राइववे पर सड़क तक बह चुका था। मुख्य शरीर के पास डैरेन का शरीर पड़ा था, पीठ पर 2 गोलियां लगी थी। सबसे हार्ट ब्रेकिंग नज़ारा था लिविंग रूम का। टीवी अभी भी चल रहा था, कार्टून्स आ रहे थे। वो तस्वीर, उसके कमरे की हकीकत, बीच का फर्क, रूह कांप रहा था और वो सबकी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जसबीर का शरीर सोफे पर था, ठंडा और बेजान। उसकी 3 छोटी बेटियां माँ के शरीर से चिपकी हुई थी। उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। जुड़वा बेटी जस्टिन को 2 गोलियां लगी थी, पर वो अभी भी सांस ले रही थी। दूसरी बेटी ब्रिटनी और कर्टनी फर्श पर पड़ी थी, डरी हुई थी, पर बची हुई नहीं थी। उनके पश्चात रोजर फर्श पे पड़ा था, पूरे शरीर में गोलियां लगी थी। वो मर रहा था, पर वो अपनी आखिरी ताकत से उसने पुलिस का नाम बताया, मार्क विजय चहल। घर के बासी हिस्सों में दर्द जारी था। रोजर की मां गुरमैल, चेहरे पे गोली लगी थी, वो बची नहीं थी। बलविंदर, कुलविंदर और हरविंदर और जसपाल घर के अलग अलग कमरों में पूरी तरह से जख्मी मिले। पुलिस के आने तक वो जिंदा थे, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इनमें से कोई नहीं बचा। 3 से 4 मिनट में मार्क चहल ने पूरे गाखल परिवार को तबाह कर दिया था। पुलिस के घर को मिले तो खाली मैगजीन्स जिसमें 10-10 गोलियां थी और एक एक रिवाल्वर पे 28-28 खोखे खाली थे। हमले के बाद मार्क अपने ग्लोबल होटल के रूम तक वापस गया। वहां उसने एक छोटा सा नोट लिखा, अपने परिवार को जो कुछ उसने किया उस पर सॉरी कहते हुए कहा कि सुबह 11 बजे होटल के वर्कर्स को गन शॉट की एक आवाज़ आई। वो रूम की तरफ भागे। मार्क मरा पड़ा था। उसने अपनी ही गन को खुद से मार लिया, अपनी ही गन से खुद को मार लिया। जो बचे सिर्फ 4। जब पुलिस की पूरी जांच हुई, सच सामने आया और ये दिखाया गया कि एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है। पूरे परिवार में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जसबीर की 3 छोटी बेटियां और उनकी नानी गुरैल। अगले दिन गुरुद्वारा ओकनगंज सिख टेम्पल में गरीब रिश्तेदारों की मदद से शादियों की तैयारियां भी होती रहीं, पर अब वो जश्न का मौका नहीं था, गहरे दुख में डूबा हुआ मौका था। पूरा शहर एक साथ आया था, बूथ खुले रखे गए, लोग जमा हुए, प्यार दिया, दुख बांटा। सिख कम्युनिटी एक दूसरे के साथ खड़ी रही। यह केस हमें इंसानी गुस्से का एक अंधेरा रूप दिखाता है और यह दिखाता है कि गलत इंसान कितनी तेजी से सब कुछ खराब कर सकता है। सब वार्निंग साइंस थे, थ्रेट्स थे, गन्स थे, कंप्लेंट्स थी, पर एक ट्रेजेडी को रोका नहीं जा सका। करनैल सिंह गाखर, जिसने बिना पढ़े लिखे अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का सपना देखा था, वह रोज खेत में काम करने के बाद भी कनाडा में अकेले रहकर मेहनत करता रहा, जो अपने परिवार के लिए 3 मंजिला घर बना सका। डैरेन, जिसने हर बच्चे को प्यार से पाला। जसबीर, जो दूसरी औरतों को डोमेस्टिक अब्यूज से बचाती रही और खुद वायलेंस का शिकार हो गई। राजविंदर, जिसने हिम्मत करके मार्क को छोड़ा, पर जिसका वो फैसला उसके परिवार की तबाही का कारण बना। कुलविंदर, हरविंदर, जसपाल, जिनकी जिंदगियां अभी शुरू ही हुई थी, सब एक आदमी के गुस्से और ईगो की भेंट चढ़ गया। कोई भी परिवार ऐसा दुख नहीं झेलना चाहिए और ना ही झेल सकता है।